भारत में लगभग 10 करोड़ लोग जनजातीय समुदायों के हैं। अधिकांश जनजातियां सुदूर वन में निवास करते हुए वहां स्थित प्राकृतिक संसाधनों से अपना गुजर करती हैं। जनजातियों का वन के साथ अटूट रिश्ता है। जीवन यापन के साथ साथ जनजातीय संस्कृति, उनके रीति रिवाज, तीज त्योहार, धार्मिक मान्यताएं आदि प्रकृति और वन से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। उनके लोकगीतों में प्रकृति का बहुत बड़ा स्थान है। टोना, टुटका और इलाज के लिए भी वे स्थानीय वनोपजों का प्रयोग करते हैं। वन के साथ भावनात्मक संबंध के कारण जैव विविधता का संरक्षण और संवर्धन करते हुए वनोपज का टिकाऊ दोहन करने की परंपरा उनकी जीवन पद्धति का अभिन्न अंग है। अंग्रेजी हुकूमत ने जब कानून बनाकर जंगल पर कब्जा करना शुरू किया तो देश के जनजातीय क्षेत्रों में विद्रोह प्रारंभ हो गया। जगह जगह टकराव हुआ, असंख्य आदिवासी शहीद हुए, किंतु उन्होंने ब्रिटिश कानून को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया। इस अनुभव के बाद अंग्रेजी शासन ने जनजातीय क्षेत्रों को सभी केंद्रीय और राज्य कानूनों से मुक्त कर स्वतंत्र इलाके घोषित कर दिए। ब्रिटिश शासन ने वन को राजस्व प्राप्ति का माध्यम बनाकर जनजातियों के उपयोग के वृक्षों का सफाया कर दिया और इमारती लकड़ियों की प्रजातियां वन में लगाना शुरू कर दिया। 1927 का भारतीय वन कानून वनोपज के दोहन और परिवहन को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। इस कानून में वन की परिभाषा का उल्लेख कहीं पर नहीं है। यही कानून आज भी वन के प्रबंधन का सरकारी माध्यम बना हुआ है। आजादी के बाद धीरे धीरे राज्य सरकारों ने वन में निवास करने वाले जनजातीय समुदाय और अन्य वन निवासियों के अधिकारों में कटौती करना शुरू कर दिया। गांव की वसाहत के आसपास की वन भूमि और राजस्व भूमि से उनके निस्तार के सभी हक जो वाजिबुल अर्ज और निस्तार पत्रक में दर्ज होते थे वे छीन लिए गए। अंग्रेजी हुकूमत और स्वाधीन भारत की सरकारों द्वारा वन में निवास करने वाले या वन पर आश्रित अनुसूचित जनजातियों और अन्य वन निवासियों के अधिकारों को अमान्य कर उनके साथ ऐतिहासिक अन्याय किया गया। इस अन्याय की क्षतिपूर्ति के लिए संसद ने अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 पारित किया। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा बनाए गए इस कानून के तहत सभी राज्यों में ग्राम स्तर पर वनाधिकार समितियों का गठन कर 13 दिसंबर 2005 से पूर्व वन भूमि पर काबिज अनुसूचित जनजातीय समुदाय के लोगों तथा 3 पीढ़ियों से वन भूमि पर काबिज अन्य वन निवासियों से व्यक्तिगत तथा सामुदायिक दावे आमंत्रित किए गए। इस कानून के क्रियान्वयन का दायित्व जनजातीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया। दावों का परीक्षण करके मान्यता के अधिकार पत्र देने के लिए 3 स्तरीय प्रक्रियाएं निर्धारित हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, तहसील स्तर पर उपखंड समिति और शीर्ष स्तर पर जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। किसी भी स्तर पर दावा अमान्य होने की स्थिति में दावेदार को तदाशय की सूचना देना होगा ताकि वह इस आदेश के विरुद्ध 60 दिन के भीतर उच्च स्तरीय समिति में अपील कर सके। कानून से जनजातीय समुदायों और अन्य वन निवासियों को सभी गैर इमारती वनोत्पाद जैसे बांस, झाड़ झंखाड़, ठूठ, बेंत, तुषार, कोया, शहद, मोम, लाख, तेंदू पत्ते, औषधीय पौधे, जड़ी बूटियां, कंदमूल आदि पर सामुदायिक हकों के तहत पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया है। ये जो वन अधिकार मान्यता कानून 2006 में पार्लियामेंट ने पास किया, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि वन में रहने वाले जो अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों को उनको उनके हक दिलाने के लिए, इसीलिए हक दिलाने की बात हुई क्योंकि इस देश में
जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, करीब 2 करोड़ परिवार होंगे जिनका अभी तक ना कोई कागज़ में जो है कोई हक नहीं है, ऐसे रहते आ रहे हैं। और वो इसीलिए है कि वन अधिकार मान्यता कानून इसीलिए आया कि अंग्रेज़ों के समय से और बाद में भी लोगों की हक को कानूनी तौर पर ख़त्म करने की जो नीति लागू हुई अंग्रेज़ों के समय से, और आज़ाद भारत में भी वही चलते गया, और इसके कारण बड़े पैमाने पर लोग वहाँ पर हैं लेकिन उनके कोई अधिकार नहीं है। और ये वन अधिकार मान्यता कानून जो है, ये पेशा कानून को आगे लेते हुए, पेशा की जो सोच है उसको आगे लेते हुए वन अधिकार मान्यता कानून यही बात करता है, मुख्य रूप से ये 4 बात करता है। एक तो ये है कि सामुदायिक संसाधन पर सामुदायिक अधिकार, मतलब लोगों की जो गांव की जो पारंपरिक सीमा है, उस सीमा के अंदर में आने वाले कोई भी संसाधन जैसे जल, जंगल, ज़मीन, इसके ऊपर उनका अधिकार। और उसके साथ साथ वो जहाँ तक लघु वनोपज इकट्ठा करने के लिए जाते हैं, या ये जो अति आदिम जाति जहाँ तक वो घूमता रहता है, ये सारे इलाका उनको देने की जो है पहली बार वन अधिकार मान्यता कानून ने बताया। दूसरा चीज़ ये है कि हम सब जानते हैं कि वन के जो प्रशासन है ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया जो वन अधिनियम है 1927 का अभी लागू है, जिसके तहत ये वन का जो प्रशासन है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिया गया था। तो ये वन अधिकार मान्यता कानून सबसे बड़ा काम ये किया है कि वन का प्रशासन को ये ग्राम सभा को दे दिया, जो धारा 5 क ख ग घ में परिभाषित है। और तीसरा चीज़ ये वन अधिकार मान्यता कानून लाया, ये है कि मुक्त सूचित सहमति के जरिए से जो भी कुछ वन में होगा वो किया जाएगा। मतलब लोगों को जानकारी देना पड़ेगा सरकार को या विभाग को, और उसके बाद जो है आप लोग जो तय करेंगे उनके सहमति से। आप इसको थोड़ा मार्क करने की बात ये है कि पेशा ने सलाह की बात कहा था और वन अधिकार मान्यता कानून ने जो है लोगों की ग्राम सभा की सहमति की बात की। और चौथा जो महत्वपूर्ण चीज़ ये है, क्योंकि अब हम सब जानते हैं आज भी भारत में अंग्रेज़ों की बनाए गए कानून चलता है, जहाँ सारे चीज़ कागज़ कलम से होता है। वो पहली बार वन अधिकार मान्यता कानून ने ये लाया कि ये कोई कागज़ की ज़रूरत नहीं है। ग्राम सभा आपके पास कागज़ है या नहीं है वो मतलब नहीं है, सिर्फ ग्राम सभा बोल दे या गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो लिखित रूप से या मौखिक रूप से बोल दें, तब आपके हक अधिकार के लिए हो सकता है। ये बड़ा इसमें हम मानते हैं कि पेशा के कानून को जो है बड़ी आगे ये लेते गया। वनाधिकार कानून का स्थानीय जनजातीय भाषा में अनुवाद कर उसका व्यापक प्रचार प्रसार कर दावे मांगने के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को धनराशि का आवंटन किया। इसमें अधिकारियों को प्रशिक्षण, दावा प्रस्तुत करने में मदद करने के लिए प्रोत्साहन राशि का भी प्रावधान रखा गया है। सरकारी अमले ने इस काम में उपेक्षित तत्परता नहीं दिखाई और औपचारिकता का निर्वाह भर किया है। इस कारण अधिकांश पात्र दावा लगाने से वंचित रह गए। वन अधिकार कानून जो है वो आदिवासी क्षेत्रों के लिए बहुत ही बेहतरीन कानून आया, और लोग जो जंगल पे बसे थे सदियों से, उनको एक तरह से लोगों को एक पहचान और एक उनको पट्टे मिलने की ज़मीन का
दूसरा एक सामुदायिक अधिकार जो है सो वन संसाधनों पे उनको अधिकार मिलने का था। बहुत अच्छे कानून होने के बावजूद जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है वो लोगों को अधिकार दिलाने में नाकामयाब है। उनकी इच्छा शक्ति नहीं है, खास करके वन विभाग का, कि लोगों को अधिकार मिले और उनके जो अधिकार है सो पहचाने जाएं या उनको रिकॉग्नाइज किया जाए। ये जो सारी चीज़ें हैं, आज लोग वन अधिकार के पट्टे के लिए दावे लगा रहे हैं, लेकिन उनको दावे जो है सो अमान्य किए जा रहे हैं। अधिकतर सामुदायिक अधिकार कहीं भी नहीं मिल पा रहा है। ये पूरे जो महाकौशल क्षेत्र की स्थिति है कि लोग आज भी अपने अधिकारों से वंचित हो रहे हैं, जबकि इस कानून में ही लिखा हुआ था कि जो आदिवासियों पे आज़ादी के बाद से जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ है उसको दूर करने के लिए कानून लाया जा रहा है। आज भी बहुत सारे काम करने की आवश्यकता है। शासन को बहुत ही एक इच्छा शक्ति दिखाने की जरूरत है और प्रशासनिक अधिकारियों को उसमें एक नए मनसा के साथ, एक नए खुले मन से आदिवासियों को न्याय दिलाने की आवश्यकता है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार 30 नवंबर 2012 तक देश में वनाधिकार के कुल 32,37,579 दावे प्रस्तुत हुए, जिनमें से 12,79,009 दावेदारों को पट्टे दिए गए तथा 14,311 पट्टे वितरण हेतु तैयार हैं। दावेदारों को वनाधिकार के पट्टे देने का राष्ट्रीय औसत 40% है, अतः अमान्य दावों का राष्ट्रीय औसत लगभग 60% है। दावों की स्वीकृति के मामले में त्रिपुरा अग्रणी है, जहां 66% दावेदारों को पट्टे दिए जा चुके हैं। दूसरा स्थान केरल का है, जहां 61% दावे, और तीसरा स्थान ओडिशा का है, जहां 56% दावे स्वीकृत हुए हैं। निरस्त किए गए 90% से अधिक दावेदारों को कानून के अनुसार दावा रद्द होने की विधिवत सूचना नहीं दी गई, इसलिए वे अपील के अधिकार से वंचित रह गए हैं। वन अधिकार कानून के तहत भी जो जिनको पट्टे मिले हैं उनमें भी इतनी विसंगतियां हैं कि लोग परेशान हैं। कहीं पर तो उनको 10 एकड़ का उनका कब्जा है, लेकिन वहां पर 1 एकड़ का ही उन्होंने पीडीए मशीन के द्वारा किया है, तो ये 1 एकड़ का पट्टा मिला है। आज वो यहाँ वहाँ अर्जी लगाकर भटक रहे हैं। दूसरी ओर कहीं पर तो ये देखने को मिला है कि 0.00 हेक्टेयर का पट्टा थमा दिया है, और कहीं पर ऐसा भी हुआ है कि पट्टा देने के बाद वन विभाग फिर से पेड़ लगाने के लिए चला गया है या उनके ऊपर केस बना दिए गए हैं। बुधेरा गांव जैसे सिवनी के हैं। तो इस तरह की जो है एफआरए में भी बहुत सी विसंगतियां हैं, और ये कानून आने से एक और जहां तक लोगों को बहुत बड़ा माने भरोसा था कि हमें हक मिलेगा, दूसरी ओर उनके ऊपर और जो है केस बनाए जा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। सामुदायिक अधिकार जो है आज तक जो है सही ढंग से उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, ना कहीं प्राप्त हुआ है। वनाधिकारों से वंचित किए जाने के कारण राज्य के प्रति नाराज जनजातीय समुदायों का झुकाव माओवादी संगठनों के प्रति होने की संभावना बन गई है। मंत्रालय के अनुसार अक्टूबर 2012 तक उग्र वामपंथ से प्रभावित भारत के 9 राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में 92% दावों का निराकरण किया गया है, जिनमें कुल 23,96,218 व्यक्तिगत हैं और 41,299 सामुदायिक दावे लगे हैं। इन राज्यों में 10,11,564 व्यक्तिगत और 5,715 सामुदायिक दावे स्वीकृत किए गए तथा 12,38,677 व्यक्तिगत और 2,740 सामुदायिक दावे निरस्त कर दिए गए हैं। स्वीकृत व्यक्तिगत दावे लगभग 49% तथा सामुदायिक दावे 13% हैं। मध्य प्रदेश में वनाधिकार के तहत कुल 4,63,532 दावे लगे हैं, जिनमें से 60% दावे निरस्त कर दिए गए हैं। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में कुल 4,92,068 दावे प्रस्तुत हुए, जिनमें से 55% दावे निरस्त कर दिए गए। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के कुल 45% और अन्य वन निवासियों के 98% दावे निरस्त हुए हैं। यह विडंबना है कि वनों पर आश्रित गैर आदिवासी
वन निवासियों से 3 पीढ़ी या 75 वर्ष से वन भूमि पर काबिज होने का प्रमाण मांगा जा रहा है। 1976 में संविधान के 42वें संशोधन के पूर्व वन राज्य सूची में शामिल था। 1976 के बाद उसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया और वन संबंधी कोई भी नियम केंद्र सरकार की सहमति से बनाने का प्रावधान प्रारंभ हुआ। इसके पूर्व राज्य सरकारों द्वारा जनजातीय समुदाय और सामान्य वर्ग के लोगों को वन भूमि के पट्टे दिए जाने की परंपरा थी। 25 से 30 वर्ष तक वन भूमि पर विधिवत काबिज लाखों ऐसे गैर आदिवासी हैं जिनके पट्टे इस कानून के बाद निरस्त हो गए। उन्हें वन भूमि को खाली करने के लिए बाध्य किया जा रहा है क्योंकि वे आजादी के पहले से उस भूमि पर काबिज होने का प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे बेदखल होने वाले लाखों लोगों को कहां बसाया जाए, इसके संबंध में कानून और सरकार ये दोनों मौन हैं। उन्हें बेजा कब्जाधारी माना जा रहा है। उनके पास एक ही विकल्प है कि वे अंतरिक्ष में अपने लिए कोई और जगह तलाश कर लें। वन में रहने वाले आदिवासी और अन्य परंपरागत वन निवासियों के साथ जो उनके अधिकारों को अमान्य करने के कारण ऐतिहासिक अन्याय हुआ था, उसे खत्म करने के लिए जो वनाधिकार कानून आया है वो भी एक प्रकार से इन लोगों के साथ अन्यायकारी बनता जा रहा है। अनुभव ये हुआ है कि जितने भी भारत में वन के आसपास रहने वाले आदिवासी और गैर आदिवासी हैं, इन सब के जो निस्तार के अधिकार थे वो सब अंग्रेजी हुकूमत में और उसके बाद भी निस्तार पत्रक और वाजिबुल अर्ज में दर्ज हुआ करते थे और हर खसरे नंबर के बारे में ये लिखा था कि ये श्मशान की जगह है, ये स्कूल की जगह है, ये चरोखार की जगह है। इस प्रकार से सारे ज़मीनें एयरमार्क थीं। अब सरकार लोगों से मांग कर रही है इस कानून के तहत कि आप दावे में उन सारे अधिकारों के बारे में जानकारी लें और जो उप संभाग स्तर की समितियां हैं उन्होंने वाजिबुल अर्ज के बारे में किसी को कोई बताया ही नहीं है, जबकि कानून में ये भी प्रावधान है कि ये सारे दस्तावेज आदिवासियों को और गैर आदिवासी लोगों को दिखाए जाएंगे, परंतु वो सब वो कागजात उनको दिखाए नहीं जा रहे हैं और इसके कारण वो लोग अब अपने उन परंपरागत अधिकारों के बारे में पूरी तरह से जानकारी देने में पूरी तरह समर्थ नहीं है। इसलिए जो सामुदायिक अधिकार है वो मुझे लगता है कि इस कानून के तहत न्याय संगत तरीके से नहीं मिल पाएगा। सरकार को ये करना चाहिए कि जो ऑलरेडी उनके रिकॉर्ड में जो सामुदायिक अधिकार और निस्तार के अधिकार दर्ज हैं उन्हीं को दे दिया जाए और ये सामुदायिक हक के बारे में कोई भी दावे आमंत्रित ना किए जाएं। दूसरी बात है कि गैर अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं जो वनों में वर्षों से निवास कर रहे हैं, अब जब वन राज्य का विषय था तो उस समय इनको पट्टे दिए गए थे, आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों। वन संरक्षण अधिनियम है, उसमें ये कहा गया है कि वन का गैर वनी उपयोग नहीं होगा। तो उनके जो 1980 के बाद वो जो पट्टे दिए गए थे वो रिन्यू नहीं हो रहे हैं और रिन्यू नहीं होने के कारण हालांकि वो लोग तो वहाँ पे काबिज हैं, किंतु अब उनसे कहा जा रहा है कि आप 75 साल के अपने वहाँ रहने के प्रमाण दो, यानी आज़ादी के पहले से रहने के प्रमाण दो। और ये सारे दस्तावेज, ये प्रमाण तो वो लोग दे नहीं पाएंगे और वास्तव में वो लोग 50 साल 40 साल से वहाँ रह रहे हैं और उनके पास विधिवत उस ज़माने के पट्टे भी हैं, परंतु अब ये है कि यदि वो 75 साल का रिकॉर्ड नहीं दे पाएंगे तो उनको वन भूमि से हटा दिया जाएगा और कानून में इसके बारे में कहीं कोई भी व्यवस्था नहीं है कि इनको कहाँ पे बसाया जाएगा। कलेक्टर्स को पूछा जाए तो वो कहते हैं भाई हमारे पास ऐसे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि ये इनको वहाँ से हटाया जाएगा, तो हम राजस्व भूमि में उनके अधिकार में। तो इसके कारण ये है कि जो करोड़ों वो अन्य वन निवासी हैं जो गैर अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, तो उनके साथ एक अन्यायकारी बात हुई है। तीसरी एक बात जो है वो ये है कि वनों का जो प्रबंधन टिम्बर सेंट्रिक किया है ब्रिटिश हुकूमत ने,
और जो जैव विविधता थी वहाँ की ख़त्म कर दी गई है। और स्थिति है कि जो प्राकृतिक वन होते थे उनमें 18 फसलें होती थी और साल भर लोगों को कुछ न कुछ खाने को मिलता था। उनको कहीं रोजी रोटी के लिए पलायन करने की ज़रूरत नहीं होती थी। अन्य जगह पे जब अकाल पड़ता था, जब सूखा पड़ता था, तो वनों में खूब फसल होती थी, कंदमूल होते थे। किंतु अब जैव विविधता खत्म होने के कारण वो सारी चीज़ें उनसे छिन गई हैं। तो जो 5वीं अनुसूची वाले आदिवासी इलाके हैं वहाँ पे तो ये होना चाहिए कि वहाँ का वन प्रबंधन जो है वो पूरा का पूरा ट्राइबल सेंट्रिक हो, आदिवासी की इच्छा के अनुसार, ग्राम सभा की अनुमति के अनुसार वहाँ किया जाए, ताकि वहाँ की आदिवासी के आवश्यकताओं के अनुसार वहाँ पे वनस्पति और पेड़ लगाए जा सकें, ताकि उनकी आजीविका वहाँ सुनिश्चित हो सके। ये 3 काम जब तक नहीं होंगे, ऐतिहासिक अन्याय उनके साथ जो किया गया है, उनके अधिकारों को मान्यता नहीं देने का, वो खत्म नहीं होगा। राष्ट्रीय स्तर पर वनाधिकार दावों के भारी संख्या में रद्द होने से जनजातीय क्षेत्रों में व्यापक असंतोष है। अनेक जन संगठनों ने इस प्रक्रिया में सरकारी तंत्र द्वारा अपनाई गई उदासीनता तथा लापरवाही की ओर केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। सरकार ने भी कुछ कमेटियों का गठन कर राज्यों में वनाधिकार कानून के परिपालन की स्थिति का अध्ययन कराया। वनाधिकार कानून और नियम में स्पष्टता का अभाव भी परिलक्षित होता है। केंद्र सरकार ने नियमों में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के लिए संशोधन नियम प्रस्तावित किए तथा उन पर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए। 6 सितंबर 2012 को राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन कर अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिकारों की मान्यता संशोधन नियम 2012 घोषित किए गए। इन नियमों में ग्राम सभाओं की भूमिका को सशक्त बनाया गया है। दावों को अमान्य करने की प्रक्रिया को संशोधित कर उसे समावेशी बनाया गया है। वनोपज के परिवहन हेतु ग्राम सभा द्वारा परमिट देने की व्यवस्था की गई है। दावे प्रस्तुत करने की समय सीमा खत्म कर इसे सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया के रूप में मान्य किया गया है। राज्य सरकारों के जनजातीय विभागों को निर्देशित किया गया है कि संशोधित नियमों के तहत वनाधिकारों के व्यक्तिगत और सामुदायिक दावे पुनः आमंत्रित कर उनका निराकरण किया जाए।